वेलकम टू एक स्टडी जोन। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई निरंतर रूप से बढ़िया चल रहा होगा। हम लोग रोज एक सेट का जिक्र करते हैं जिसमें 75 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से करते हैं और 25 साइंस का करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि हम क्वेश्चन का एनालिसिस फुल करते हैं ताकि कहीं पे कोई डाउट न रहे, ठीक है। और आज इसी तरह एक नया सेट लेकर आए हैं, सेट 7, और इसमें भी हम लोग 75 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमेशा आप लोग को एक नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। और इतना जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को कंटेंट लगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए हेतु प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति है वह ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। यह जनजाति मुख्यतः रूप से सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः रूप से सिक्किम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मीना जनजाति। मीना जो जनजाति है, यह जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति के लोग अपने आप को विष्णु के 10वें अवतार के रूप में मानती है। आगे हम लोग देखते हैं नागा। नागा जो जनजाति है वह नागालैंड की जनजाति है और इनके द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है। वो त्यौहार है मिथक त्यौहार, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिथक त्यौहार। मुंडा जनजाति यह झारखंड की जनजाति है और इनके द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल जो त्यौहार मनाया जाता है वह मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MC शीतलवार। MC शीतलवार की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुआ था। जबकि वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता से पूर्व विधि आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में स्वतंत्रता से पूर्व विधि आयोग का स्थापना हुआ था लॉर्ड मैकनले के समय, ठीक है। और लॉर्ड मैकनले के अनुशंसा पर ही अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2022 में आइजल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण मबुआंग। दक्षिण मबुआंग है वह मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था। गुरु अमरदास के द्वारा लंगर प्रथा को अस्थायी रूप से बना दिया गया था। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर की स्थापना किया था। और गुरु हर राय, तो गुरु हर राय और दारा सिंह के बीच में संबंध बहुत ही अच्छा था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है सोनभद्र पहाड़ी नंद बस, ये संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा राजा खारवेल, यह भी सही है। शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी भीम प्रथम, ये गलत है। यह जयसिंह हो जाएगा। इसका क्या होगा? जयसिंह। चंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ का हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। याद रखिएगा शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी कौन हो जाएगा? जयसिंह। जयसिंह चालुक्य शासक, ठीक है। जयसिंह चालुक्य शासक के द्वारा बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 का आयोजित कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, हैदराबाद में। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, शिवहर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है न्यूनतम है और वही गया में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है? अधिकतम है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार को उड़ीसा सहित जब बिहार को बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था, ठीक है। अच्छा, बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ठीक है। जबकि उड़ीसा के बात पूछे तो उड़ीसा जो अलग हुआ था बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ठीक है।
और वही बिहार से जब झारखंड पूछे तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पाद केंद्र है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जो है वह रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो यह पुस्तक है तुजुके बाबरी, उसी में यह उल्लेख मिलता है। ठीक है, तुजुके बाबरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो बाबर खुद हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, BN राव। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, और KM मुंशी यह प्रारूप समिति के ही सदस्य थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? तो सौर तालाब परियोजना गुजरात के भुज में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भुज। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जबकि भाषाई आधार पर राज्य का प्रथम बार गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। वह कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। और 1953 ईस्वी में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जहादर शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह आए हुए थे 1739 ईस्वी में, और मयूर सिंहासन लूट कर ले जाते हैं। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्जेंटाइन किसका प्रमुख अयस्क है? तो अर्जेंटाइन हो जाएगा वह चांदी का प्रमुख अयस्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चांदी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और क्वेश्चन नंबर 17 है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को व्यक्त करता है। मांग का नियम किस पर व्यक्त करता है? तो किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और क्वेश्चन नंबर 18 है, 28 जून 2022 के मध्य G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो संपन्न हुआ था स्लॉस एलमाऊ में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? स्लॉस एलमाऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 1 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 1 संबंधित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना यह है अनुच्छेद 2 से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में परिवर्तन यह अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण करने का विधि है यह अनुच्छेद 13 से संबंधित है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की और क्वेश्चन नंबर 20 है, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था? तो उस समय तांबे को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों का दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ठीक है, उसके बीच के जो विनिमय दर था वो था 64:1 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की और क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है थाइमिन। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलिक्वेनिन। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और क्वेश्चन नंबर 22 है, कैंटन शब्द किससे संबंधित है? तो कैंटन जो शब्द है वह चीनी समुद्री बंदरगाह से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चीनी समुद्री बंदरगाह। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया था? तो फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के उड़ीसा के चिल्का झील जो है उसी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नंबर 24 है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं ऑप्शन। कार्डेमम की पहाड़ी, ये कार्डेमम की पहाड़ी है, यह केरल में है, कोरोमंडल तट के पास में नहीं है, केरल के दक्षिणी पूर्वी तट पर है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी यह कोंकण तट पर नहीं है, ये कहाँ पे है, तो यह बिहार में है। आप लोग को मालूम है कि कैमूर पहाड़ी बिहार में पड़ता है। उसके बाद में है महादेव पहाड़ी, मध्य भारत, ये सही है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, तनख्वाह समिति का संबंध किससे है। तो तनख्वाह समिति का जो संबंध है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तनख्वाह समिति का जो संबंध है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशो बर्मन। यशो बर्मन के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, उरैयूर प्रसिद्ध किसके लिए है। तो उरैयूर जो स्थान है वो चोल वंश से संबंधित है और यह जो प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2 क्या है। पतझड़ वन, पतझड़ वन हो जाएगा, वह हो जाएगा राजस्थान से। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति हो जाएगा, वह हो जाएगा सुंदरवन से। शंकु वृक्ष वन, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। और उष्णकटिबंधीय वन, यह जो हो जाएगा साइलेंट वैली से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन डी हो जाएगा 1973। ये भी याद रखिएगा 1973, केशवानंद भारती विवाद 1973। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। और क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है इसका, तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। और क्वेश्चन नंबर 31 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमण कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। फिर प्लासी का युद्ध 1757, फिर बांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। तो यह सही कालानुक्रमण है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। और क्वेश्चन नंबर 32 है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी पाया जाता है। तो उसमें नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है। यह नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को अपने एक सुगंधित जाल में फंसा कर उसको ये लोग पचा जाते हैं अर्थात खा जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा, ठीक है। घटपर्णी का जो पौधा होता है वो इसी तरह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे खा जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। और क्वेश्चन नंबर 33 है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। 1927 में किया गया था। उस समय मोहम्मद अंसारी थे उस अध्यक्षता का अध्यक्ष, सॉरी उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोहम्मद अंसारी। तो 1927 याद रखिएगा। वही 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय कराची का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार का मांग प्रथम बार किया गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की। और क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्म में कौन असत्य है, चयन करें। नंद वंश महापदम नंद, ये सही है। पल्लव वंश श्री विष्णु, ये भी सही है। गहरवाल वंश चंद्रदेव, ये भी सही है। सातवाहन वंश वासुदेव, ये गलत है। सातवाहन वंश का कौन हो जाएगा, तो सिमुख हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमुख। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, सिमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। और क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 19 नवंबर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। और क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 19 जुलाई 2022 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया था, ये सही है। यह योजना हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल के लिए, यह भी सही है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्त निर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया, यह भी सही है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। और क्वेश्चन नंबर 37 है,
न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित है? तो यह क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 13, 32 और 226। ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 26 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो सुप्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है वह किशनगंज शैली से है, और यह किशनगंज जो पड़ता है वह राजस्थान में पड़ता है। बनी ठनी को याद रखिएगा, भारत का मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत का मोनालिसा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? तो पटना जो पश्चिम बिहार है वह एटा जनपद में स्थित है, और यह एटा जो जिला है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पटना पश्चिम बिहार, पटना मत मार दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? एटा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदमल कुमावत। चांदमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग का लेखक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कॉलिंग में देखिए एक अनुस्वार है, चांद में भी एक अनुस्वार है, तो इस तरह भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौका। लौका भारत में नहीं है। लौका जो यह है कहाँ है? चिली के संरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल। ठीक है, ये जो नोकरेक है और कोल्ड डेजर्ट है, डिब्रू सैखोवा, यह सब भारत में पड़ता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो जाएगा? तो लद्दाख में हो जाएगा। डिब्रू सैखोवा कहाँ हो जाएगा? तो यह असम में हो जाएगा। इसी तरह याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 74 में जो जिक्र है वह मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में जिक्र है, और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में जिक्र है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मणिपुर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मिलान करना है सूची ए को सूची 2 से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह हुआ था कौन सा संधि हुआ था? तो उसमें हुआ था ए ला पे। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्स ला सापेल के संधि के द्वारा अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वह पेरिस की संधि के द्वारा अंत हुआ था। ठीक है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या होता था? ब्रिटिश का हार हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मण नरसिम्हन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित डैश के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है, तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लगा दिया था, और उसका भी जो अध्यक्ष होता है वो भी होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो यह एक संस्था है NSSO, उन्हीं के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत जिक्र है, तो 19 के 1 के तहत प्रेस के स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, 19 के 1 के तहत। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था?
तो अंग्रेजों के द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1820 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के समय। ठीक है, जबकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो किया गया था वो किया गया था अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के समय। अब यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस का जिक्र करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध जब है तो हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटता है। जबकि वही चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बैरियम। बैरियम जो है अधिक क्या बोलते हैं? विद्युत धनी है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वह जल के वहन के लिए होता है। क्या होता है? जल के वहन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें जो सीरीज है, तो ये 10 ओम, ये 10 ओम सीरीज में है। तो R1 प्लस R2, तो 10-10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। और जब 20 ओम हो जाएगा तो आप ये आ जाएगा पैरेलल में, इस तरह आ जाएगा, आप पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में हम करने के लिए 1/20 और 1/10 करिए। ठीक है, तो 1/20 1/10 करिएगा तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 से कम 20 और 10, 10 दूना 20, 3 सॉरी 2 हो जाएगा। 10 दूना 20, तो टोटल हो जाएगा 3/20। जब इसको पलटिएगा, आर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 20/3 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा फसल का खेत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फसल का खेत। जबकि झील, तालाब और वन, यह सब के सब क्या है? प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायु दाब को मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर के पारा यदि एक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब क्या है? कि आंधी तूफान आने वाला है। धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आएगा, और जब धीरे धीरे ऊपर चले पाठ्यक्रम तो इसका मतलब क्या है? कि मौसम साफ रहने वाला है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एनीमोमीटर क्या करता है? तो यह पवन के वेग को एनीमोमीटर मापता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बैरोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वो होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, घट जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टेज पर कार्य करता है। तो इसके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आपको मालूम है कि P बराबर क्या होता है? V/R²। P बराबर क्या होता है? V/R² होता है, अर्थात P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जब इसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको हम करेंगे तो R2/R1, इसको करेंगे तो 400/200। तो जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 200। इसका हो जाएगा 200 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 मरतबे कट जाएगा। जब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2R1 = R2। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, R2 = 2R1। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और यही कभी कभी किलोमीटर में नहीं देता है तो 15 मीटर देगा, 15 मीटर। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, NO3- है NO, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्लोरीन्स। क्या हो जाएगा? सी, फ्लोरीन्स का सदस्य है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल धातु। बेल धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, जबकि पीतल में भी जस्ता पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में भी पाया जाता है, गन मेटल में भी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, गॉड पार्टिकल किससे संबंधित है? तो गॉड पार्टिकल जो संबंधित है वह है हिग्स बोसॉन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिग्स बोसॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 है,
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, मतलब यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया और यहाँ पे फोकस हो गया। तो इसके जब मध्य होगा तो क्या होगा? यह आभासी एवं सीधा बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय निम्न में से क्या होता है? तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, थायमिन है क्या? था थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालिन होता है। और इसमें कोबाल्ट 60 भी पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछे हुआ है ये, सॉरी एग्जाम में बहुत बार पूछे हुआ है ये क्वेश्चन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास है, यह विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, जबकि राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया, जबकि टाइफाइड, हैजा और पीलिया यह दूषित जल के द्वारा संचरित होता है। ठीक है, निमोनिया से किस अंग को प्रभावित होता है? तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा के अंदर पानी भर जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म धारण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थात वह अर्धचालक है। सिलिकॉन भी हो जाएगा, बोरॉन भी हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक यौगिक C60 और H22 के एक अनुभार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका अनुभार क्या होता है? तो आप यहाँ से इसका भार निकाल दीजिए। भार निकालने के बाद में आप 1.66 गुने 10⁻24 से -24 से गुना कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है और उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जातिवृत्त कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आणविक जातिवृत्त। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है वह दूध प्रोटीन है, कैसिन। कैसिन के कारण दूध का रंग उजला होता है, जबकि कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हैजा पानी से वजह से होता है, टाइफाइड भी पानी के प्रदूषण की वजह से होता है, पीलिया भी पानी के प्रदूषण की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वह पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो ये भी याद रखिए गया, यह यकृत को प्रभावित करता है। और यह एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह रोग फैलता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इस तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नहीं होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है। ये भी सही है, इसमें 20 न्यूट्रॉन पाया जाता है। जी, इसमें 20 न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन हम लोग सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? इसमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 होता है। यही गलत है, यही गलत है। इसमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, यही गलत है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है। तो जी, यह तीसरे आवर्त में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है गलत है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरह का कंटेंट हम आपके सामने पेश करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ।